पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में 162 सीटें हैं और 162 सीटों में से 115 सीटें भाजपा को दी थी 2017 में वहां के नागरिकों ने। तो वहां के मतदाताओं ने जब इतना भरोसा जताया था तो निश्चित रूप से एक अहमियत रखता है। उसके बाद में लोकसभा में स्थितियां थोड़ी सी चेंज हुई, कहीं निगेटिव हो गया। मोदी के ही नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, मोदी के लिए लड़ा जा रहा था, तो ये अंतर भी आया। बहरहाल पूर्वांचल एक ऐसा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे कमजोर कड़ी होता था, वो एक मजबूत कड़ी के रूप में है आज। क्यों? क्योंकि पूर्वांचल में ही अयोध्या है, पूर्वांचल में ही गुरु गोरखनाथ है, पूर्वांचल में ही बनारस बाबा विश्वनाथ है और पूर्वांचल में ही श्रावस्ती है, सारनाथ है। इसीलिए इन्होंने एक खेल खेला था कि श्रावस्ती से इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसका वाला किया, जिससे कि उधर पूरा बौद्ध और उन सारे समुदाय का और जो उसके कारण रोजगार जनरेट होता है, दूसरी चीजें होती, उन सब चीजों का एक दिखावा किया जा सके। देवरिया, गोरखपुर और यहाँ पर एयरपोर्ट का जिस तरह से वो किया गया, वो एक दिखा करके ड्रामा क्रिएट किया जाता है। हालांकि कोई नई चीज नहीं है, वहां पहले से चीजें थी, लेकिन कुछ निजी फ्लाइट शुरू करके सिविल एविएशन में जो निजी मतलब कारपोरेट घराने हैं उन्हें फायदा कैसे पहुंचाया जा सके, उस पर काम किया था। तो दोनों तरफ से, एक तरफ नोट भी कमाया, एक तरफ वोट भी कमाया। तो ये नीति अपनाई भारतीय जनता पार्टी ने। धार्मिक टूरिज्म बनाने की काम किया है चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मैंने जैसे बताया सारनाथ, श्रावस्ती वगैरह और ये सारी चीजें हो, कौशाम्बी हो, ये सारे इलाके। तो क्यों एक धार्मिक टूरिज्म बना करके वहां पर भी एक चीज कि हम किस तरह से ऐसे वो कर सकते हैं और चीजें, इसमें भी नोट और वोट दोनों का खेल दिखाया गया कि देखिए हम नोट जिन्हें कमवाना था उन्हें नोट कमवा दे रहे थे, जिन्हें वोट कमाने के लिए कि हम देखो रोजगार इससे जनरेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, हालांकि वो देन है अखिलेश यादव की, लेकिन उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर जिस तरीके से किया गया, जिस तरह से उसका शो हुआ, शोकेस बड़ा मायने रखता है, तो वो शोकेस दिखाया गया। उस शोकेस में तमाम सारी ऐसी चीजें दिखाई गई कि लगा पता नहीं क्या बदल गया है। हालांकि कोई उससे बहुत बड़ा आम आदमी का भला नहीं होने जा रहा है। तो इस स्थिति में इस तरह से करके इन्होंने गणित को सेट किया है। बाकी जातिगत वहां का जो आधार है और जातिगत जो लड़ाइयां हैं वो ऑलरेडी है। तो एक इक्वेशन है वहां पर ब्राह्मण, यादव और मुसलमान की, ये इक्वेशन बहुत वहां सक्सेसफुल रही है पूर्वांचल में। और इसी इक्वेशन के बूते अखिलेश यादव ने 2012 की सरकार बनाई थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये इक्वेशन कितना मायने रखता है। और जब ये इक्वेशन टूटा तो भारतीय जनता पार्टी वहां से बहुत शानदार विनिंग लेकर के आ गई और नरेंद्र मोदी जो है पुनः भारत के प्रधानमंत्री बनने की दिशा में आगे बढ़ गए। इसी सारी चीजों को लेकर के जब इसको तोड़ करके और किस तरह से हुआ तो स्मृति ईरानी जीती। हालांकि स्मृति ईरानी ने कुछ ऐसा नहीं किया है कि जिसे उपलब्धि बताया जा सके। नरेंद्र मोदी ने भी बनारस में कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया है जिसे कहा जाए, क्योंकि जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और उसका प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट अखिलेश यादव का प्रोजेक्ट था, उसी को आगे बढ़ाया है। हाँ, उसमें मंदिरों को तोड़ने का काम जरूर किया है, लेकिन ये दर्द जो है बनारस के लोगों को हो सकता है, बाहर के लोगों को तो यही दिखता है, अरे वाह काशी विश्वनाथ कैसे कर दिया, देखो उस मस्जिद को दबा दिया, बिल्कुल किनारे कर दिया, कुछ दिनों में खत्म भी कर देंगे। तो साहब जब इस तरह की बातें होती हैं तो आप देखिए उसे धार्मिक, तो जिस तरह से धर्म को खेला गया है वो मायने रखता है। और इस तरह से करके इन्होंने जो पूर्वांचल में धर्म का खेल खेला है उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी रही है, कोविड के दौरान लोग मरे भी हैं, रोजगार भी छिने हैं, तमाम जो धंधे हैं, उद्योग धंधे हैं,
वो बर्बाद हो गए हैं। तमाम सारे कारीगरी के और दूसरे उद्योग बर्बाद हो गए। कामगार भटक रहा है। तो ये स्थिति भी है और इसका नुकसान होगा, और इसके नुकसान का फायदा किसे होगा ये समझा जा सकता है। इसके लिए जो विकल्प के तौर पे है उसे फायदा होगा, और विकल्प के तौर पे अखिलेश यादव ही नजर आते हैं, यानी समाजवादी पार्टी नजर आती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बी टीम के रूप में नजर आती है। उवैसी की बात रही, उवैसी की बात को मैं बहुत सीरियसली इसलिए नहीं लेता हूं कि ठीक है उसके साथ कुछ युवा होते हैं। 2017 में भी ये चुनाव लड़े थे, 60 सीटों पे लड़े थे। 60 सीटों में से किसी भी सीट पे एक संभल वाली सीट को छोड़ के, चूंकि संभल से समाजवादी पार्टी के जो सांसद थे उन्हीं का बेटा लड़ रहा था, इसलिए 60,000 वोट पाए थे। शेष तो कहीं पे 5,000 वोट नहीं पा पाए थे। तो ऐसी स्थिति में समझ सकते हैं कि ओवैसी अब 100 सीटों पे लड़ने की बात कर रहे हैं, तो उनका कोई वजूद बहुत बड़ा दिखाई नहीं देता। और वो जिस बात की लड़ाई कहते हैं कि हम मुसलमानों को हक दिलाएंगे, इंसाफ दिलाएंगे, उनका वाजिब वो कराएंगे, तो साहब मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में सदैव पूरा हक मिला है और सदैव पूरी वो स्थिति हुई है। पिछले मतलब 2017 से ये जरूर समस्या आई है कि उनके प्रतिनिधित्व में और उनके हक पे थोड़ा सा डाका पड़ा है, लेकिन फिर भी वो कोई बहुत बुरी स्थिति में हो ऐसा नहीं है। तो इस स्थिति में ये नहीं कह सकते हैं कि मुसलमानों को ये क्या हक दिलाएंगे। तो इसलिए ओवैसी विश्वसनीय नहीं है किसी भी स्थिति में, और जो वो बातें करते हैं उसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले से ही मिलता रहा है। तो इस तरह से जो इक्वेशन बन रही है, उस इक्वेशन में जो बदला है जिस तरह से है, उस तरह से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में बहुत कड़ी टक्कर है। आप टक्कर होने का आप मतलब समझ लीजिए कि जहां 115 सीटें मिली थी, यदि आधी भी हो जाती तो भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि वो इतने ज्यादा मैंडेट से आई थी सत्ता में कि उसका यदि ये इस तरह से वोट कम भी हो जाता है तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी 162 सीटों पे पूर्वांचल की निश्चित रूप से बहुत गंभीर लड़ाई है। इसमें कहीं कहीं कांग्रेस का भी स्टेक होल्डर है और कांग्रेस का भी अच्छा ठीक ठाक स्थिति बन रही है, तो वो भी चंद कुछ सीटें जाएंगी। तो अब वो सीटों जो लेके जाएंगी वो नुकसान करेंगी भारतीय जनता पार्टी का। ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा मजबूत होती है और वो कहीं कहीं जहां पर भी आधार मजबूत दिखा पाती है, एक विकल्प के रूप में दिखाई देती है, उस स्थिति में सवर्ण जो है उसकी तरफ जा सकता है। और यदि वो गया तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में एक ज्यादा बड़ा मददगार की भूमिका में वो आ सकती है। तो एक तो स्थिति ये है पूर्वांचल की। पूर्वांचल के बाद में हम आते हैं अवध पे। अवध के 14 जिले आते हैं। 14 जिलों में जो भी है, चाहे बहराइच हो, चाहे लखीमपुर खीरी हो, शाहजहांपुर हो, इधर का सारे जितने पूरे इलाके हैं, रायबरेली हो, लखनऊ हो, फैजाबाद हो, ये सारे इलाकों को यदि आप पूरा देखेंगे तो इन सब इलाकों में जो स्थितियां हैं, इन 80 सीटों में जो हालत है वो हालत ये है कि आज की डेट में अभी भारतीय जनता पार्टी वहां ठीक ठाक पोजीशन पे है, लेकिन वो कभी वहां पर बहुत अच्छी नहीं होती थी। तो इतनी अच्छी ये है क्योंकि जो सपने दिखाए गए थे, जो चीजें दिखाई गई थी, उसका एक ये था। हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर तब भी था, आज भी है, कभी कुछ ज्यादा था कभी कुछ कम है। लेकिन आज स्थितियां ये हैं कि जो इस पूरे क्षेत्र में सीटों की स्थिति है, आज आदमी परेशान है, और इस परेशानी को सबसे ज्यादा जो डिस्कस किया जा रहा है वो अवध क्षेत्र में ही डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि अवध में ही राजधानी है प्रदेश की, और तमाम वो जिले हैं जो उर्वर होते थे, और ये गंगा और घाघरा दोनों के बीच का इलाका है। तो इन सब इलाकों में जो स्थिति है अवध की राप्ती मिल जा रही है, इधर वो मिल जा रही, तो ये उपजाऊ इलाका भी होता था, बाढ़ से भी प्रभावित होता था, बहुत सारी चीजें होती थी। उधर लखीमपुर साइड में उधर नेपाल का बॉर्डर भी मिल जाता था। तो इन सब चीजों में उधर बहराइच में आप देख ले पूरा बॉर्डर मिल जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर बहुत अच्छी थी।
जो सिख आए थे, सिखों ने तराई को बिल्कुल मतलब कृषि प्रधान बना दिया था, जिसके कारण हमारे यूपी में जो उपज है वो या तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में है या फिर आकर के तराई वाले क्षेत्र में, पूर्वांचल में ये स्थिति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये एक समृद्ध स्थिति बनती थी और एक समृद्ध क्षेत्र होता था। आज यहां पर भूखमरी जैसी स्थिति आ रही है। लोग जो 80 करोड़ लोग जिनको रोजगार 5 किलो अनाज देने की बात की जाती है, उन लोगों की स्थितियां, जब ये स्थिति आ जाए उस इलाके में जो सबसे अच्छा अनाज पैदा कर रहा था, जो समृद्ध भी था, जहां रोजगार भी था, ऐसी स्थिति में तो निश्चित रूप से वो पीड़ा होगी। और वो पीड़ा कहीं ना कहीं विकल्प के रूप में जो भी वैकल्पिक विपक्ष होगा उसके साथ जाएगी। तो ये स्थिति पैदा है। इसी इलाके में ही जो है गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जिस तरह कुचल के मार दिया और गृह राज्य मंत्री उसके बचाव में उतरे और जिस तरह से उन्होंने सबूतों को नष्ट किया, अपराधियों को मदद दी और सारी चीजें करी, वो सारे मुद्दे हैं, चर्चा में है। वो वही सीट है पलिया की जहां 11% वोट पाते थे और 46% के आसपास वो वोट पा गए थे। लेकिन अब स्थितियां ये है कि वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो दिलवाने में बड़ी भूमिका थी उन्हीं बड़े किसानों की जो उस इलाके में थे, वो भाजपा के साथ खड़े थे। आज उनमें नाराजगी है। यदि वो 50% भी टूटते हैं तो आप समझ सकते हैं कि नुकसान भारतीय जनता पार्टी कितना हो गया। 50% इधर टूटते हैं तो कहीं विरोध में 50% जुड़ेंगे, और जो वो जुड़ेंगे वो आपके लिए 100% हो जाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं खतरे में तो भारतीय जनता पार्टी है, और कई तरह से है। मैं इस बात से भी मानता हूं कि हेमंत जी की बात कि भाजपा के तर्कस में तीर बहुत है, लेकिन कई बार हाँ तीर सर, एक तो अभी उल्टे। रेड का तीर ही नजर आ रहा है। अब तो इतना खुल करके दिखाई देने लगा है कि चुनाव से पहले निकलने वाला तीर है ये। मैं वही कह रहा हूं, ये तीर, लेकिन कभी कभी ये तीर भी उल्टे घुस जाते हैं, तो ये भी होता है। तो इसलिए इन तीरों पे इतना भरोसा नहीं करने वाला है, क्योंकि देखिए जैसा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इन्होंने सारे प्रयास किए थे, इन्होंने पूरे प्रयास किए थे बंगाल में, लेकिन जब विपक्ष एक हुआ तो साफ हो गए। और कमोबेश यही स्थिति आप ये देखिए बिहार में भी थी, बिहार में भी ये साफ होते, लेकिन ओवैसी और बसपा का जो गठबंधन वहां लड़ा, उसने 25 सीटें उस आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन की साफ कर दी, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल और वो इलाके, और वहां पे वो जो लेके गए, हालांकि वो जीते 5 ही सीट, लेकिन उन्होंने बर्बाद कर दिया 25 सीटें। और तो मतलब आप समझ सकते हैं कि नुकसान करने में वो होते हैं, विपक्ष की एकता को तोड़ने में। तो इसलिए वैसी तो असलियत में सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और आप देखिए 2014 के पहले तक वो कभी यूपी नजर नहीं आते थे, कभी भी हैदराबाद से बाहर नहीं निकलते थे। 2014 के चुनाव में पहली बार वो यूपी आए थे, और उसके बाद से लेकर के वो उन जगह सब जगह पहुंच जाते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को मदद की जरूरत होती है कि जाके आप विपक्ष में बोलिए, कुछ उल जलूल बोलिए, फिर हम उसका जवाब देंगे, और ये हिंदू मुस्लिम वाला एक कार्ड बन जाएगा। तो ये खेल उनका पुराना है, कोई नया नहीं है। तो ये खेल तो चलता रहेगा। तो ये खेल लगातार चलेगा। तो इसलिए हमें हिंदू मुस्लिम वाले कार्ड से भी लड़ना होगा, और उस कार्ड से लड़ने के लिए इन्हें तैयार होना होगा। तो ये सारी चीजें निश्चित रूप से मौजूद है। और इन सब स्थितियों के साथ साथ जो बाकी और सारे असलहे हैं, जैसे आपने कहा आईटी रेड हो गई, दूसरी और चीजें हो गई, सीबीआई हो गई, ये सब भी निकलेंगे, क्योंकि ये भी सब आप आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन बन चुके हैं, और इन संगठनों का भी इस्तेमाल होता है, जो इन जांच एजेंसियों का भी इस्तेमाल होता है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत कांटे की टक्कर का चुनाव है, और इसमें दोनों स्थानों पर गंभीर रूप से लड़ने की स्थिति है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।